स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन में। आज है 22 मार्च। हमारा फर्स्ट PYQ। हमारे लिए इंडिया ईयर बुक पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल 8 से 10 क्वेश्चन इंडिया ईयर बुक से कवर होते। अभी ना 2024 का एक PYQ दिखते विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। यहाँ हमें फाइंड करना है करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट, दिस स्कीम गारंटी ए मिनिमम package of antenatal care services to women in their second and third trimester of pregnancy and 6-month post-delivery health care services in any government health facility। ये क्वेश्चन ना इंडिया ईयर बुक से लाइन टू लाइन उठाया गया है। ये स्कीम है जो शुरू हुई थी 2016 में, जहाँ पे ना एश्योर कॉम्प्रेहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सली ऑल प्रेग्नेंट वुमन ऑन देयर 9 डे ऑफ एवरी मंथ, जिसमें आपको मिलेगा एंटीनेटल केयर सर्विसेज वुमन के सेकंड एंड थर्ड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एट डेजिनेटेड गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़। और हमें क्वेश्चन में एक वर्ड दिख रहा है एनी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी। इस लॉजिक से हमारा ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट हट जाता है। और इट फोकस ऑन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ केयर ड्यूरिंग एंटीनेटल विजिट बिसाइड आइडेंटिफिकेशन लाइन लिस्टिंग ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज बेस्ड ऑन मेडिकल हिस्ट्री एंड एग्जिस्टिंग क्लिनिकल कंडीशन। हमारा जो इंडिया बुक का पैसेज कर रहा है, ये ना सारा प्री नेटल डिलीवरी की बात कर रहा है। पोस्ट डिलीवरी यहाँ पे कोई कीवर्ड आया ही नहीं है, तब भी ना यहाँ पे जो कीवर्ड दिखता है 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विसेज, इसको ना हटा देते हैं, क्योंकि जो लाइन सोर्स में नहीं है वो लाइन बन ही नहीं सकती ना। अब ना सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, उससे पहले हम हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन डी हटा देते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ ए सर्टन स्पेशलिस्ट कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड सर्विसेज एट नियर बाय गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़। आप ना फिर से इंडिया बुक पे आते हैं। अभियान अल्सो इन्वॉल्व करता है प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, जैसे कोई हो सकता है स्पेशलिस्ट, टू वॉलंटियर फॉर कैंपेन एंड प्रोवाइड सर्विसेज एट नियर बाय गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़। ये ना बिल्कुल सही है, हमें यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी मिल जाता है। इसलिए इंडिया बुक पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जस्ट इस पैसेज के नीचे ना और एक टॉपिक मिलता है, जिसको ना अब 10 ईयर पूरे हो गए, नेशनल डी वार्मिंग डे। हमें कॉम्बैट करना है सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिन STH इन्फेक्शन। तो ना हमने शुरू किया है नेशनल डी वार्मिंग डे हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने, क्योंकि ये चैप्टर ना मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का है। सिंस 2015 इस इवेंट को ना 10 ईयर पूरे हो गए, जहाँ पे एक सिंगल डोज मिलेगा जिसका नाम है अल्बेंडाजोल टैबलेट, और ये मिलेगा चिल्ड्रन को, साथ ही अडल्ट एज जिनकी ना 1 to 19 ईयर तक आती है, साल में 2 बार पूरे इंडिया में, एक्सपेक्ट मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, जहाँ पे ना साल में सिर्फ 1 बार मिलेगा, यूजिंग स्कूल में या आंगनवाड़ी सेंटर में। हो सके यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन जाए 2025 की प्रीलिम में। अब आते हैं हमारे आर्टिकल पे। हीट वेव, जब भी प्लेन एरिया में या हिली एरिया में नॉर्मल टेम्परेचर से 4 to 5% डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसको कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज में हीट वेव। आज का आर्टिकल इस बात पे फोकस करता है, इसको टैकल करने के लिए हम मोस्टली शॉर्ट टर्म मेजर लेते हैं, हमें चाहिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। अभी एक रिपोर्ट आई है सस्टेनेबल फ्यूचर कोलैबोरेटिव की। इन्होंने कहा जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है लैंड पे भी और सी पे भी, इस वजह से मोर इंटेंस एंड फ्रिक्वेंट हीट वेव्स आ सकते हैं और आ रहे हैं। तो जो कंट्रीज है या स्टेट है, उन्होंने प्रिपेयर करना चाहिए हीट इवेंट के लिए, जैसे आप प्रिपरेशन करते हो अर्थ क्यूब के लिए या फिर फ्लड के लिए। रिसेंट स्टडी कहती है सस्टेनेबल फ्यूचर कोलैबोरेटिव की, इन्होंने एग्जामिन किया है हीट रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस इन 9 इंडियन सिटीज़ में, और उन्होंने फाउंड किया नन हैड लॉन्ग टर्म प्लान्स इन प्लेस। मतलब किसी भी स्टेट का सारा फोकस है शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पे, लॉन्ग टर्म पे कोई बात नहीं कर रहा है। शॉर्ट टर्म इमरजेंसी मेजर स्टेट अडॉप्ट करते हैं। मोस्ट रिस्पॉन्सेस आर लिमिटेड, जैसे हीट वेव बढ़ गई, आप ना प्रोवाइड करते हैं ड्रिंकिंग वाटर, आप ना काम के घंटे कम ज़्यादा कर देते हो, साथ ही आप बूस्ट करते हो हॉस्पिटल कैपेसिटी ड्यूरिंग हीट वेव्स इवेंट के टाइम पे। पर उतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्रूशियल लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन, जैसे आप ना इंश्योर कीजिए जो हाउस होल्ड होते हैं या जो बाहर काम करते हैं, ऑक्यूपेशनल
वर्कर उनके लिए ना कूलिंग की व्यवस्था कीजिए फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए। आप इंश्योर कीजिए जिनका लॉस होता है इनकम का ड्यूरिंग हॉट डेज के टाइम पे अपना उनके लॉस को भर सकते हैं। आप इम्प्रूव कीजिए अपना फायर मैनेजमेंट, साथ ही अपग्रेड कीजिए इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को फॉर रिलायबिलिटी। लेकिन प्लानिंग में ना ये सारी चीज़ें उनको मिसिंग लग रही है और सारा फोकस आर्टिकल का इसी बात पे। कुछ सिटी ने शुरू किया है प्लानिंग फॉर एक्सपांडेड लोकल वेदर मॉनिटरिंग, साथ ही वो मैप कर रहे अर्बन हीट आइलैंड को और ट्रेस कर रहे दो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग दे रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटिंग हीट प्लान के लिए। इतना कुछ सिटी का फोकस है, लेकिन अदर स्ट्रैटेजी भी करनी चाहिए। जैसे आप बढ़ा दीजिए ग्रीन कवर को, आप क्रिएट कीजिए ओपन स्पेस टू रिड्यूस हीट के लिए, साथ ही डिप्लॉय कीजिए ग्रुप ऑफ सोलर फॉर एक्टिव कूलिंग के लिए। आर ऑप्शन कैरिड आउट विदाउट टारगेटिंग पॉपुलेशन, जो सबसे ज़्यादा रिस्क पे उन पे ध्यान दिया जाता नहीं, बस अपना अपना काम करते रह रहे। वाइल ग्लोबल इफर्ट जो कॉम्बैट करता है क्लाइमेट चेंज को, जिनका मोस्टली फोकस है कट करना ग्रीन हाउस गैस इमिशन को, लेकिन लिमिटेड प्रोग्रेस हम देखते हैं एडाप्टेशन के लिए, पर्टिकुलरली इन मैनेजिंग रिस्पॉन्सेज टू हीट। ये राइटर का मेन दिक्कत है। हमें चाहिए अफोर्डेबल कूलिंग डिवाइसेस आर फ्रिक्वेंटली रिकमेंडेड। अच्छी बात है, हीट बढ़ गई है, आपने एसी लगा दीजिए, लेकिन ये इश्यू बन सकता है ओजन लेयर डिप्रेशन का। अभी ना एक्सपर्ट एडवोकेट कर रहे हैं, आप ना सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड बनाइए, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कीजिए, साथ ही पैसिव कूलिंग सोल्यूशन पे फोकस कीजिए। लेकिन इनका नेगेटिव इम्पैक्ट ना लैंड प्राइजेस पे या अर्बन प्लानिंग पे पड़ सकता है। इंडिया को चाहिए एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल हीट स्ट्रैटेजी जो काम कर सके हमारे नेशनल एडोप्टेशन प्लान के साथ में। हो सके यहाँ से एक मेंस का क्वेश्चन बने या प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं हमारे अगले आर्टिकल पे। हम अभी एक बजट का टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही GS2 में मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस आर्टिकल के 2 पॉइंट्स है। इंडिया में जब भी बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके पहले ना जो हमारे पार्लियामेंट्रीज होते हैं, हमारे MPs होते हैं, उनके सामने इनको पता ही नहीं चलता बजट में क्या होने वाला है। और सेकंड है पोस्ट पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस, ये भी इंडिया में काम नहीं करता। अगर ये दोनों चीज़ें, ये 2 पिलर बजट के सिस्टम में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और इंक्रीज हो सकती है और इनहांस हो सकता है हमारे पार्लियामेंट का रोल भी बजट के फंक्शन पे। बजट ये सिर्फ ना कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये रिफ्लेक्ट करता है किसी नेशन की प्रायोरिटीज़ को, साथ ही इकोनॉमिक विजन एंड गवर्नेंस फिलोसॉफी को। हम दुनिया भर में देखते हैं जो पार्लियामेंट है उनके सामने पर्स की पावर है, मतलब फाइनेंशियल पावर है, विच इज क्रिटिकल इन शेपिंग किसी देश का बजट। साथ ही इंश्योर करता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन और प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी को। लेकिन इंडिया में ना पार्लियामेंट्री इन्फ्लुएंस ओवर बजट ये ना काफ़ी कम है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ड्राइवन प्रोसेस होती है जो साइडलाइन करती है हमारे लेजिस्लेटर को, मतलब मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ये ना पार्लियामेंट में बजट इंट्रोड्यूस करते हैं और सारा फोकस उन्हीं पे रहता है। लेकिन बाकी जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट पे, इनका ना रोल काफ़ी कम है इस बजट के प्रोसेस में। आर्टिकल को इसी बात पे दिक्कत है, तो लिविंग देम विद लिटिल अपॉर्चुनिटी टू इफेक्टली शेप और स्क्रूटिनाइज फाइनेंशियल पॉलिसीज। जो एग्जीक्यूटिव हमारी होती है कैबिनेट, उनकी मोनोपोली है ओवर फाइनेंशियल प्लानिंग पे। इस वजह से रिजल्ट बन जाता है फ्रैगमेंटेड डिबेट एंड लिमिटेड ओवरसाइट। हमारे किसी इशू पे वीक हो जाता है कोर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब हमने सबको इनको इलेक्ट किया है पार्लियामेंट के मेंबर को, वो वहाँ जाएंगे और फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। लेकिन इस बजट प्रोसेस में ना जो हमारे बाकी मेंबर होते हैं, MPs होते हैं, उनको ना कहीं जगह नहीं मिलती या मिनिमम उनका रोल होता है। जैसे राज्यसभा, इनका कोई भी रोल नहीं है बजट के डिस्कशन में। बजट पे डिस्कशन करते हैं, लेकिन जो थी ना डिमांड फॉर ग्रांट, इस पे ना राज्यसभा को वोटिंग पावर बिल्कुल नहीं है। दे लैक एबिलिटी टू वोट ऑन बजट प्रपोजल्स और डिक्लाइन हो रहा है पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर बजटरी मैटर पे। इस वजह से जो पोर क्वालिटी होती है और डिबेट होते हैं ना हमारे यहाँ पे कम हो रहे हैं। साथ ही हम ना इफेक्टिव स्क्रूटनी नहीं कर पाते सब्जेक्ट कमेटी की। पार्लियामेंट्री होते ना, उनके पास पावर नहीं होती, वो क्या वो अमेंड कर पाए या किसी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर पाए किसी बजट प्रपोजल को। इस वजह से उनका रोल सिर्फ ना पैसिव अप्रूवल का हो जाता है, मतलब चुप बैठ के हाँ कर देना। ये कब तक चलता रहेगा, ये ना किसी डेमोक्रेटिक के लिए अच्छी बात नहीं है, ना ही उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो राइटर ने 2 बातें पे फोकस किया है, वो कहते हैं 2 की रिफॉर्म्स। फर्स्ट आता है आपने इंट्रोड्यूस कीजिए प्री बजट डिस्कशन को, जहाँ पे अलाउ कीजिए लेजिस्लेटर को आप ना आइए और एसेस कीजिए नेशन की हेल्थ पे, आउटलाइन कीजिए क्या होनी चाहिए बजट की प्रायोरिटीज, साथ ही प्रेजेंट कीजिए
एक ब्रॉड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट के कंसिडरेशन के लिए। आप इंक्रीज कीजिए बेटर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग सब्जेक्ट कमिटीज़, इन्हांस कीजिए उनकी एबिलिटी टू प्रोवाइड इनफॉर्मल इनपुट, साथ ही अलग कीजिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को टू वाइज पब्लिक कंसर्न, पब्लिक क्या चाहती है ये प्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करे अपनी बात पार्लियामेंट में, और सजेस्ट कीजिए इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन को। आप फैसिलिटेट कर सकते हो ग्रेटर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट एंड फोस्टरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इन फाइनेंशियल गवर्नेंस में। यह है प्री बजट डिस्कशन, जहाँ पे हमारे पार्लियामेंट्रियन मिल के बजट पे डिस्कशन कर सकते हैं। और सेकंड यहाँ पे राइटर कहते हैं आप ना बना दीजिए पार्लियामेंट्री ऑफिस, पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस, जो स्ट्रेथन करे पार्लियामेंट के एनालिटिकल एंड रिसर्च कैपेबिलिटी को। जिस तरह से काम करता है यूनाइटेड स्टेट का कांग्रेसियल बजट ऑफिस, उसी के तौर पे इंडिया में ना ऐसा ऑफिस आप बना सकते हो, जो प्ले कर सकता है इंडिया में एक एनालाइजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, रेवेन्यू प्रोजेक्शन को, साथ ही फिजिकल पॉलिसी को। ये ऑफर करता है एक पॉलिसी ब्रीफ हमारे पार्लियामेंट्री मेंबर के लिए। इनहांस हो सकता है इनफॉर्म डिसीजन मेकिंग, साथ ही हम होल्ड कर सकते हैं गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी। नाइनटीन 1995 को नेल्सन मंडेला इंडिया की विजिट पे आए थे। तब उन्होंने एक बात कही, जितनी भी इंडियन ओशन रीजन से लगती हुई कंट्री आती है उन्हें ना मिल के काम करना चाहिए अपने डेवलपमेंट के लिए। उस इवेंट को ना 2015 में पूरे हुए 30 ईयर, और उसी के बाद 1997 में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन IOR ARC बना था। तो यूपीसी ना उस पर 2015 के प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ लिया। स्टेटमेंट फर्स्ट, इट वाज इस्टेब्लिश वेरी रिसेंटली इन रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट्स ऑफ प्राइवेसी, पायरेसी एंड एक्सीडेंट ऑफ ऑयल स्पिल। ये बात बिल्कुल गलत है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ये बनती 1995 में एंड 1997 में। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से हम हटा देते और हमें मिलता है फाइंड करना है करेक्ट आंसर। हम ना ऑप्शन ए, ऑप्शन डी हटा देंगे। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट इज़ एन अलायंस मीन्ड फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली। अब इतना बड़ा इंडियन ओशन रीजन है और मैरीटाइम सिक्योरिटी उसका एक पिलर हो सकता है, लेकिन कल्चर है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ह्यूमैनिटी है, ब्लू इकोनॉमी है और काफ़ी डिफरेंट सेक्टर है, ट्रेड है, टूरिज्म है। और बात कही थी नेल्सन मंडेला ने, तो नेल्सन मंडेला ने कहा उन्होंने अपना ऐसा कुछ बना दीजिए, तो उसमें सिर्फ मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात थोड़ी आएंगी, काफ़ी डिफरेंट सेक्टर भी आ सकते ना। इस लॉजिक से हम हमारा ऑप्शन सेकंड भी हटा देंगे, हमारा ऑप्शन हमें डी मिल जाता है। इंडियन ओशन जो रिम एसोसिएशन ना इंडियन ओशन से जितनी कंट्री लगती है मोस्टली उसके मेंबर है। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही मेंस में क्वेश्चन बन सकता है GS2 में वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके मैंडेट और उनके सामने क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं और इंडिया का उसमें क्या रोल है। आज का जो आर्टिकल है इसी बात पे फोकस करता है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ये ना एक एपेक्स रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है ओपन रीजनलिज्म को बिटवीन कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, जो कनेक्टेड है इंडियन ओशन वाटर से। अगर क्वेश्चन आता है तो हम ना ये हमारा इंट्रोडक्शन हो सकता है। अभी ना इंडिया इसका वाइस चेयरमैन है और फ्रॉम नवंबर 2025 से इंडिया ना इसका चेयरमैन बन रहा है। तो इंडिया के सामने ना 3 प्रायोरिटी हो सकती है। फर्स्ट आता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का बजट, फंडिंग चाहिए इसके लिए। सेकंड है हम ना डाटा मैनेजमेंट पे, साथ ही पॉलिसी एनालिसिस पे इंटीग्रेट करेंगे टेक्नोलॉजी को। हम ना क्रिएट करेंगे मैरिटाइम रेडी कोर्सेस हमारे एकेडमिक्स में, साथ ही रिसर्च इंस्टीट्यूशन में। ये इंडिया के 3 प्रायोरिटी हो सकते हैं। इंडियन ओशन रीजन ये होम है 2/3 ऑफ ह्यूमैनिटी, दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है 2/3 यहाँ पे रहती है। साथ ही ये ना यहाँ पे रिच एंड डाइवर्स मरीन लाइफ है। ये ट्रांसपोर्ट का 75% ग्लोबल ट्रेड कवर करता है, साथ ही 50% डेली ऑयल कंजप्शन यहाँ से जाता है। और ये प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज कम से कम $1 ट्रिलियन तक। लेकिन इतना होके भी इसके सामने काफ़ी चैलेंजेस हैं इंडियन ओशन रीजन के सामने। जैसे डेवलपमेंट ठीक से हो नहीं है, हर कंट्री में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें दिखती है, श्रीलंका, मालदीव एटसेट्रा, बांग्लादेश। साथ ही क्लाइमेट चेंज इंड्यूस डिजास्टर यहाँ पे हो रहे हैं, साइक्लोन, अर्थक्वेक, हीट वेव, मरीन वेव एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। साथ ही इनको ना फेस करना है सिक्योरिटी चैलेंजेस जैसे पायरेसी, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, टेररिज्म एंड ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। तो जो ये प्लेटफॉर्म है इन्होंने वर्क करना चाहिए फॉर फर्दर कोऑपरेशन अमॉन्ग इट्स मेंबर्स और फैसिलिटेट करना चाहिए डायलॉग को ऑन
कल्चरल एंड एकेडमिक एक्सचेंज में। और इनका सबसे बड़ा इशू है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का। इशू फेस बाय इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। आर्टिकल का सारा फोकस 90% फोकस ना इस फंडिंग पे, क्योंकि फंड यहाँ पे जो आते हैं ना ये शॉर्ट हो रहे ऑफ अचीविंग इनका जो एरिया है ग्रोइंग ऑफ एरिया इंगेजमेंट के, जैसे मैरिटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिशरीज मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड ब्लू इकोनॉमी। और उन्होंने एक सोल्यूशन भी दिया है, वो कहते हैं आप इंक्लूड कीजिए प्राइवेट प्लेयर को एज अ कंसल्टेटिव पार्टनर्स, चाहे वो शिपिंग कंपनी हो, चाहे वो मैरिटाइम रिलेटेड इंडस्ट्रीज हो, जैसे ऑयल, गैस एंड मरीन टूरिज्म। अब चलते आगे। आज 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे होता है। इस साल की थीम है 2025 ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। यहाँ पे हमें एक ग्लेशियर का नाम आया है जिसका नाम है डोकरीनी ग्लेशियर। ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। ये जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। अगर ग्लेशियर पे क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट हम मेंस में कोट कर सकते हैं। हम देखते हैं 5.42 सेंटीमीटर पर डे से ग्लेशियर पिघल रहे। देखा जाए तो काफ़ी छोटा है पर सेंटीमीटर, लेकिन सिंस 1995 एट अ रिसीडिंग रेट ऑफ 15 to 20 मीटर्स पर एनम डोकरीनी ग्लेशियर फेस कर रहा है इरिवर्सिबल डैमेज। और जब ना हिमालय में या कहीं भी 1000 ऑफ ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो जो हमारी कोस्ट लाइन है वो ना डूब सकती है। हमें ना फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा, साथ ही हमारी सिटीज़ भी डूब सकती है। हमें ना कंजर्व करना चाहिए वाटर को, और हम रिड्यूस करेंगे एनर्जी कंजप्शन एंड कम करेंगे ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को। हो सके यहाँ से क्वेश्चन बने वर्ल्ड वाटर डे का, साथ ही डोकरीनी ग्लेशियर पे। अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पे। हम ना बात करेंगे जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप की। इसके अप्रूवल के लिए हमारा एक मैकेनिज्म काम करता है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये कमेटी काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर में, और ये बनी थी हमारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में। यूपीएससी प्रीलिम में 2015 में इस पर क्वेश्चन आया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर, इसका आंसर है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। फिर क्वेश्चन आया था 2012 में, अदर देन रेसिस्टेंट टू पेस्ट व्हाट आर प्रोस्पेक्ट फॉर विच जेनेटिकली इंजीनियरिंग प्लांट्स क्रिएटेड। हमें यहाँ फाइंड करना है करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट टू इनेबल देम टू विथस्टैंड ड्रॉट, बात बिल्कुल सही है। अगर बारिश नहीं आ रही है, पानी भी नहीं है, तब भी ड्रॉट कंडीशन में जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट्स या मॉडिफाइड क्रॉप ना रह सकते हैं। हमारा ऑप्शन बी हट जाता है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस, बात बिल्कुल सही है। हम ना उस प्रोड्यूस की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा सकते हैं यूज़ करके जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप को या प्लांट को। हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी सही बन जाता है, और हर जगह ऑप्शन में ना 2 अवेलेबल है। थर्ड स्टेटमेंट आता है टू इनेबल देम टू ग्रो एंड डू फोटोसिंथेसिस इन स्पेसशिप एंड स्पेस स्टेशन में। हो सकता है अभी काम चल रहा है कहीं भी ना हम ना इस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को इंजीनियरिंग प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और हमने अभी देखा था स्पारडेक्स के अंडर में हमने ना जो मिशन हमारा था इसरो का, उसके अंडर में हमने जो लोबी है उसको वहाँ पे ग्रो किया था, एक पौधे को स्प्राउट किया था, और हमारा ऑप्शन ये हट जाता है। स्टेटमेंट 4 टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ। हाँ, अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है तो ना वो ज़्यादा समय तक ठीक रह सकता है, खराब होगा नहीं। इस लॉजिक से हमारे चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। यूपीएससी प्रीलिम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं, बस वहाँ पे ना आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड, साथ ही हर कीवर्ड पे ध्यान होना चाहिए। फिर ना 2018 की प्रीलिम में क्वेश्चन आया था विथ रेफरेंस टू जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जीएम मस्टर्ड डेवलप इन इंडिया। हमें यहाँ फाइंड करना है करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट जीएम मस्टर्ड हैज जीन्स ऑफ सॉइल बैक्टीरियम दैट गिव द प्लांट द प्रॉपर्टी ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट टू ए वाइड वेराइटी ऑफ पेस्ट। ये न्यूज़ ना 2017-18 में काफ़ी चल रही थी। और ना ये जो जीएम मस्टर्ड बना है ये ना हर्बिसाइड जो होती ना, हर्बिसाइड, ये इसके खिलाफ काम करता है, ना कि पेस्ट अटैक।
तो ना हमारा ऑप्शन फर्स्ट हट जाता है, हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट। इस ना हम हमारा ए हटा देंगे, हमारा डी हटा देंगे। GM मस्टर्ड हैज़ जीन्स दैट अलो प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन, कर सकते हैं, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का काम यही तो होता है ना, मतलब 2-3 सीड से डिफरेंट टाइप से एक अलग ही प्रोडक्ट बना देना, क्रॉस पॉलिनेशन। वैसे भी हमारे दोनों ऑप्शन में हमें 2 दिख रहा है। थर्ड स्टेटमेंट पे आते, GM मस्टर्ड डेवलप जॉइंटली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये ना तब काफ़ी करंट में था, इसको बनाया है दिल्ली विश्वविद्यालय ने, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। यहाँ पे हमें बी ऑप्शन मिलता है, हो सके घुमा फिरा के क्वेश्चन फिर से बन जाए। अब आते हैं आज की न्यूज़ पे। हमने अभी जितनी सारी बातें की इसी न्यूज़ में कवर होती है। जेनेटिकली फूड क्रॉप्स, GM मस्टर्ड जिसको बनाया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। अब तक इंडिया में ना सिर्फ BT कॉटन को अलाउ किया है फॉर कल्टीवेशन के लिए। इसमें कीवर्ड आया है जेनेटिक अप्रेजल, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। और फिर से कीवर्ड मिलता है बायो E3 पॉलिसी। अब बायो E3 पॉलिसी क्या है, इस पे ना हमने 8 फरवरी को अच्छे से डिस्कशन किया था। आप ना इस नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो हम यूज़ करेंगे बायोटेक्नोलॉजी को टू इम्प्रूव फूड क्रॉप्स एज केस GM मस्टर्ड। अब आते हैं हमारी अगली न्यूज़ पे, NIRF। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसको बनाता है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन। इंडिया में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आते हैं, ये ना उनको रैंकिंग देता है कुछ पैरामीटर पे। लेकिन दिक्कत की बात है, जितने भी हायर इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन का, ये अपना जो डाटा है अपना वेब पोर्टल पे ना अपलोड करते हैं, और NBA ये डाटा देखती है और इन कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी को ना रैंकिंग देती है। दिक्कत ना इसी बात पे, इसी पे ना एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट में गई है। इन्होंने कहा है जब भी ये डाटा अपलोड करते हैं इंस्टीट्यूशन, लेकिन जो NBA इसको ना रेटिफाई नहीं करता, इसको वेरीफाई नहीं करता, आप ना इसको रोक दीजिए। तो जो रैंकिंग है इसके ना 5 कैटेगरी आती है। 5 कैटेगरी यहाँ पे दी है, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। हो सके एक क्वेश्चन बन जाए। अभी ना इस पर स्टे लगा दिया है हाई कोर्ट ने। अब आते हैं हमारे इंटरनेशनल पेज पे, हम चलेंगे नामीबिया। वहाँ पे ना फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट आई है जिनका नाम है नंदी नेदत्वा। हो सके यहाँ से प्रीलिम के लिए बने। साथ ही हमें यहाँ पे अगला कीवर्ड मिलता है, UPSC प्रीलिम में NCERT का रोल काफ़ी बड़ा है। यहाँ से लाइन टू लाइन क्वेश्चन ना UPSC प्रीलिम में बन जाते हैं। अब ना 2024 का प्री का क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, सल्फर कंपाउंड्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। और हम ना हमारी जो 11th क्लास की NCERT है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वहाँ पे टॉपिक आता है वोल्केनो का, जहाँ पे दिखता है पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, वोल्केनो बॉम्ब्स, एश एंड डस्ट, गैसेस जैसे नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, और कुछ माइनर अमाउंट मिलती है क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड आर्गन की। और ना ये सारा जो लाइन है उसको उठाया और एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। यहाँ पे ना हमारे चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसलिए ज्योग्राफी के लिए मुझे लगता है आप ना सिर्फ 2 काम कीजिए। फर्स्ट आता है NCERT, ये है 6 to 12 क्लास तक, और PYQ ज्योग्राफी के, बस इतना कीजिए, सारा काम हो जाएगा। अब चलते हैं इंडोनेशिया। वहाँ पे ना एक वोल्केनो है जिसका नाम है माउंट लेओटोबी लाकी, माउंट लेओटोबी लाकी। हो सके यहाँ से क्वेश्चन बने, ये वोल्केनो कहाँ पे लोकेटेड है। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ पे, हम चलेंगे यूक्रेन साथ ही रशिया। यहाँ से ना प्लेसेस इन न्यूज़ का क्वेश्चन बन सकता है। ओडेसा, ये ना एक यूक्रेन की सिटी है जो ना ब्लैक सी को टच करती है, एक पोर्ट सिटी है। और कुर्स, इसको तो हमने 2-3 बार कवर किया है, ये आता है रशिया में, और लेकिन अभी इसको कैप्चर किया है यूक्रेन ने। हो सके यहाँ से लाइन बने। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।